अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है मेजर जनरल अश्वनी सवाई साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थे थैंक यू आरजू। सर आप ही की फील्ड से रिलेटेड टॉपिक है और जैसा कि फ़ौज की बात हो तो अगर हम देखें इज़राइल और हमास में जो जंग चल रही है, सीज़ फायर का कहा गया है। आपको लग रहा है कि ये वॉर आगे जाके कहीं रुकने वाली है और इंडिया का इसमें कोई रोल आपको दिखाई दे रहा है पीस करवाने में? हाँ, बिल्कुल देखो आरजू, ये दुःख की बात है। अगर आपको व्यूअर्स को मालूम है कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने एक प्रकार से टेररिस्ट एक्शन किया था इज़राइल पे, उसके बदले में ही फिर इज़राइल ने एक गाज़ा पट्टी पे हमला किया और अभी ये 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और करीब-करीब 12,000 के करीब पैलेस्टाइनियन भी मारे गए, इसमें बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं। तो अब कहीं न कहीं ट्रूस की बात हुई है, ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस 4 दिन का साइन हुआ है, स्पेशली गाज़ा पट्टी के अंदर होने के लिए। नॉर्थ और साउथ गाज़ा में ये कतार में हुआ है और इसके तहत 4 दिन जो है एक प्रकार से पहुँच आएगा और उस समय जो होस्टेजेस बदले जाएँगे और करीब-करीब जो 50 होस्टेजेस जो हैं इज़राइल के, बच्चे और औरतें, वो दी जाएँगी और इन रिटर्न वो पैलेस्टाइन के बच्चे और औरतें जो उनके प्रिजन में हैं, उनको देंगे। हाँ, ये सच्चाई है, ये लड़ाई एक बहुत ही भयानक मोड़ पे पहुँची हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मगर ये सच्चाई है कि इज़राइल का 2 मिलिट्री एम है। एक तो है उसने हमास को बिल्कुल खत्म करना है, क्योंकि जो हमला उसको 7 अक्टूबर को हुआ था टेररिस्ट एक्शन, ऐसा दोबारा कभी ना हो। और दूसरा है कि जो होस्टेजेस हैं उसके 240 से ज़्यादा, उनको एक प्रकार से वापस लाना है। अब ये दोनों चैलेंजिंग टास्क हैं, अभी तक वो पूरी नहीं हुई हैं। और मुझे लगता है इज़राइल जो था वो पोज़ नहीं करना चाहता, मिलिट्री पोज़ मिलना एक प्रकार से मिलिट्री पोज़ का मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमास दोबारा अपने आप को रिकूप, रिफिट कर सकता है। मगर होस्टेजेस को लेने के लिए, क्योंकि एक बहुत डोमेस्टिक प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये इज़राइल माना है और हमास को भी फ़ायदा लगता है। हमास को लगता है उसको 4 दिन मिलेंगे, तो हो सकता है वो अपना जो रिफिट करे, रिकूप करे और फिर अपनी लड़ाई की तैयारी करे। आरजू। बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन सर जो बड़ी कंट्रीज़ कहलाती हैं या जो चाहे वो इकोनॉमी हो या उनकी अपनी पावर हो, जिसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका भी है, आखिर ये कंट्रीज़ आगे बढ़कर इस सब को रोकने में अपना क्या रोल प्ले कर सकती हैं? हाँ, देखो अब सच्चाई ये है कि अब ये लड़ाई हो रही है, इसके अंदर पहले तो कौन-कौन से एक्टर्स और करैक्टर इन्वॉल्व हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये लड़ाई इज़राइल और हमास के बीच में है और हमास पैलेस्टाइन के जो लोगों का कोई हिमायती नहीं है और ये सच्चाई है, ना वो रिप्रेज़ेंट करता है। तो इज़राइल ने मन बनाया कि वो हमास को खत्म करके रहेगा। अब इसके अंदर कौन और आ सकता है, इसके अंदर आने के चांसेज़ हैं हिज़्बुल्लाह और हौती रिबल। हिजबुल्लाह जो कि एक प्रकार लेबनान से, उसके चांसेस हैं। हिजबुल्लाह और हौती रिबल एक शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिसको ईरान ने तैयार किया है और वो अब हो सकता है इस हमास की लड़ाई के बाद इज़राइल हिजबुल्लाह की तरफ जाए। हौती रिबल उन्होंने अभी एक शिप को भी हाईजैक कर लिया है, जिसमें वो बता रहा है कि इज़राइल के बिलियनियर का शिप है वो। तो ऐसा लगता है कि हौती रिबल भी इसके अंदर स्पेशली मेडिटेरेनियन सी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहां से बाकी वो इज़राइल पे ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि 2,200 किलोमीटर दूर है। ईरान क्या इस लड़ाई में आ सकता है? उसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ईरान के को मालूम है कि अभी अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और करीब-करीब 25,000 के अपने सैनिक जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी में छोड़े हुए हैं। इसलिए वो एक प्रकार से ईरान के लिए थ्रेट है। मुझे लगता नहीं ईरान इसके अंदर आएगा। क्या ये लड़ाई रीजनल वार की तरफ जा सकती है? मुझे नहीं लगता इसमें ये रीजनल वार में जाएगी, क्योंकि मिडल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्री, वो कोई नहीं चाहता कि लड़ाई फैले। चाहे वो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनके ट्रेड में फर्क पड़ेगा, उनके अंदर सिचुएशन खराब होगी। तो मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई एक प्रकार से रीजनल और से बढ़े और रीजनल में भी जाए। ये होगी इज़राइल और हमास के बीच में, हिजबुल्लाह और हौती रिबल के पीछे भी मुझे लगता है इज़राइल जाएगा। अब इस जो बात आपने बताई, इस लड़ाई को रुकाने के लिए कौन-कौन से देश हैं और क्या कर सकते हैं? देखो, ये सच्चाई है कि अभी जो रोल प्ले किया जा रहा था मीडिएशन का,
वो कतार के अंदर हो रहा था, जिसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व है, इजिप्ट भी है, कतार भी है। और ये 4 दिन का जो ट्रूस हुआ है ह्यूमैनिटेरियन पॉज़, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था लोगों का, उनको स्पेशली पैलेस्टाइन के जो सिविलियन लोग हैं, उनको खाना-पीना और दवाइयाँ ये नहीं मिल रही थी, और इस पॉज़ के तहत वो वहाँ नॉर्थ गाज़ा से साउथ गाज़ा भी जा पाएँगे, क्योंकि हमास उनको जाने नहीं दे रहा। हमास उनको एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए जो दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि होस्टेजेज़ का आन-दान होगा, और यही चाहता था इज़राइल की होस्टेज का आन-दान हो, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक प्रेशर है इज़राइल के ऊपर कि हॉस्टेज को छुड़ाया जाए, हॉस्टेज को दोबारा वापस लाया जाए। मिलिटरीली मैं नहीं समझता इज़राइल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई एक वाइज़ स्टेप है, क्योंकि अगर आप मिलिट्री पॉज़ देते हो, तो आप अपने दुश्मन को दोबारा रिकूप का मौका दे रहे हो। मगर ये सच्चाई है कि इससे पैलेस्टाइन के लोगों का फ़ायदा होगा, हमास जो है वो रिकूप करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो सच्चाई ये है कि इसके अंदर जो एक्टर्स कैरेक्टर्स हैं, वो अभी तक तो अमेरिका और कतार और इजिप्ट ट्राई कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं क्या इंडिया इसका कोई रोल प्ले कर सकता है। देखो सच्चाई ये है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप सभी देशों से बहुत अच्छे हैं। मिडल ईस्ट में अगर आप देखें, चाहे सऊदी अरेबिया या आपका यूएई, ओमान, उनसे भी अच्छे हैं। ईरान से भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इज़राइल के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और हम पैलेस्टाइन कॉज़ के साथ भी खड़े हैं। ये कतई नहीं हमने कहा कि हम जो पैलेस्टाइन कॉज़ के साथ नहीं, हमने हरदम ये कहा है, हमास का जो टेररिस्ट एक्शन हुआ 7 अक्टूबर को, उसको हम नकारा करते हैं। मगर ये भी सच्चाई है, हम टू नेशन का जो सॉल्यूशन है, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं पैलेस्टाइन के लिए भी एक अलग देश होना चाहिए, जो हमारा स्टैंड शुरू से रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है पीस टॉक के अंदर, क्योंकि भारत के रिलेशनशिप सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर कहीं न कहीं पहल होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसकी तरफ इशारा किया है, भारत इसकी तरफ कोशिश करेगा। अब आती है बात कि दूसरे को देश हैं जो कि रूस है और चीन है। क्या वो इसके अंदर मध्यस्थता कर सकते हैं, या उनका इससे क्या इम्पैक्ट है? देखो सच्चाई है, रूस को अगर आप देखें, उसने भी जो मिडल ईस्ट से जो इस्लामिक कंट्री थी, उनको बुलाया हुआ था, और वो फिर उसके बाद वो गए हुए हैं यूरोप में, और चाइना ने भी बुलाया था। अब जो चाइना है, पहले हम उसकी बात करते हैं। देखो चाइना एक चालाक देश है। चाइना को लगता है कि जब से अनाउंस हुआ था G20 के बाद भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक गेटवे टू यूरोप था, और जिससे ट्रेड 40% सस्ता और 60% तेज हो जाना था, वो एक बीआरआई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जहां $3 ट्रिलियन पैसा खर्च किया चीन ने, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था। मगर अब ये जो हो गया है एक्शन हमास वर्सेस इजराइल, मुझे लगता है वो कॉरिडोर अभी कुछ देर के लिए ठंडाई में पड़ जाएगा, और ये मुझे लगता है चीन को इनडायरेक्ट फायदा है। और चीन दूसरा, चीन जो है मिडल ईस्ट में जो स्पेस बन गई थी, जहां अमेरिका इंडो पैसिफिक तरह चला गया था, उधर अपना फायदा उठाना चाहता है। और इकोनॉमिकली आज चीन कमजोर है, उसकी सप्लाई चेन वहां जो उसके देश से शिफ्ट हो रही है, सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम है, उसको ये अपॉर्चुनिटी लग रही है, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से अगर आप रूस देखें, रूस जो है अभी उसको भी इनडायरेक्टली फायदा हुआ है, क्योंकि रूस यूक्रेन लड़ाई से अब ध्यान हट गया है नेटो और यूएस का, और वो अभी इजराइल और हमास की लड़ाई की तरफ देख रहे हैं। इजराइल को सामान दे रहे हैं, इजराइल को एक प्रकार से मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं रूस के लिए फायदे की बात है, क्योंकि रूस ने अभी विंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया है, और ऐसे में यूक्रेन को अगर हथियार नहीं मिलते तो रूस को फायदा है। और रूस और चीन इस जो मिडिल ईस्ट के अंदर अब चर्निंग इफेक्ट हुआ है, एक वैक्यूम सी क्रिएट हुई है, उसका मुझको लगता है इकोनॉमिकली भी फायदा उठाना चाहेंगे, और वो इस सिचुएशन को एक प्रकार मीडिएशन की बात तो कर रहे हैं। क्या उस मीडिएशन में कितना रोल वो प्ले कर पाएंगे, वो तो समय ही बताएगा। मगर इस अपॉर्चुनिटी का भी वो एक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि याद रखो अर्जुन, चीन ने ईरान और सऊदी के बीच में भी मीडिएशन कराई थी, जहां डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी समय के बाद दोबारा
शुरू हुए थे। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बदलती हुई और सिचुएशन है, काफ़ी टर्निंग इफ़ेक्ट है, मगर ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी। ये मिलिट्री पहुँच के बाद दोबारा ये लड़ाई स्टार्ट होगी और ज़्यादा भयंकर होगी। इज़राइल हमास को जब तक पूरा खत्म नहीं कर लेगा, मुझे नहीं लगता वो मानने वाला है। वो अमेरिका की भी नहीं सुनेगा, जो कि अमेरिका उसका सबसे बड़ा दोस्त है और उसका जो एलाई है। मगर वो मुझे लगता है 4 दिन के बाद फिर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएँगे और वो हमास की तरफ जाएगा। जब तक हमास का पूरा एक प्रकार से नुकसान या खत्म नहीं हो जाता, ये लड़ाई चलती रहेगी इसी तरीके से आरजू। मगर सर एक तरफ से देखा जाए तो ये 2 कंट्रीज़ आपस में लड़ रही हैं या 2 नेशंस आपस में इनकी वॉर चल रही है। क्या बाकी वर्ल्ड को, बाकी कंट्रीज़ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, कोई नुकसान नहीं हो रहा बाकी कंट्रीज़ का? अगर ये 2 लड़ते रहें तो बस लड़ते रहें हम आराम से, ऐसा है? देखो ऐसा तो नहीं है क्योंकि एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात होती है। आखिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। जो पैलेस्टाइन में लोग मर रहे हैं, 12,000 से ज़्यादा मर गए हैं। तो पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार से फ़र्क तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और मगर ये ध्यान रखो कि मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा नहीं है। स्पेशली आप बातचीत तो बहुत करते हैं, किसी मुस्लिम वर्ल्ड ने आज तक किस पैलेस्टाइन को के जो रिफ्यूजी हैं उनको अपनी तरफ रखने की परमिशन दी है। आफा जो बॉर्डर है इजिप्ट के साथ वो भी बड़ी मुश्किल से खुला है, जिसके अंदर वो अब खाद्य पदार्थ और आपके जो मेडिसिन और फ्यूल को दिया जा रहा है। तो इसका मतलब कोई मुस्लिम वर्ल्ड तो रिफ्यूजी को लेने वाला है नहीं और उनको इतना खास फ़र्क इससे नहीं पड़ रहा। उनको अभी आज के जियो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है, उनको इकोनॉमी चाहिए। अपनी इकोनॉमी वो उनकी इंटरवाइन्ड है, अमेरिका से भी, चीन से भी, रूस से भी। तो इतना उनको इम्पैक्ट हो नहीं रहा ये जो हमास और इजराइल की लड़ाई का। और कोई मुझे लगता नहीं बात के चीत के अलावा कोई मुस्लिम वर्ल्ड जो पैलेस्टाइन कॉज को इतनी तरीके से हेल्प करना चाहता है या रिफ्यूजी को लेने को तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये सच्चाई है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, आज की तारीख में तो ये नहीं लगता ये रीजनल लड़ाई हो जाएगी या ईरान इसमें कूदेगा। हिजबुल्लाह और हौथी रिबल तो पक्का मुझे लगता है इस लड़ाई के अंदर शामिल हैं और इजराइल इनको छोड़ेगा नहीं। मगर और कोई देश ऐसा लग नहीं रहा कि अभी इस लड़ाई के अंदर हार सकता है। मगर ये लड़ाई रुकती नहीं है और ये चलती रहती है। ये लड़ाई फिर फैलने का डर तो हरदम रहता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जितनी जल्दी ये लड़ाई बंद होगी एज़ अ वर्ल्ड ओपिनियन, एज़ अ वर्ल्ड कम्युनिटी हर कोई यही चाहेगा। मगर क्या इज़राइल अभी बीच में रुकेगा जब तक हमास का खात्मा नहीं कर ले? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं कि जो बाकी देश हैं, वो अपना हित देख रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैलेस्टाइन में 12,000 मर जाए या 14,000 मर जाए। वो अपना हित देख रहे हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम वर्ल्ड कि उनको क्या इम्पैक्ट होने वाला है इकोनॉमिकली। क्योंकि ये लड़ाई लड़ी जाती है ज़्यादा तो ये सच्चाई है, इकोनॉमी पे तो फ़र्क पड़ेगा। जिस प्रकार से रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद फ्यूल, फर्टिलाइज़र और बहुत कॉस्टली हो गए, फूड, फर्टिलाइज़र, फ्यूल तीनों चीज़ें होगी इसमें। क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एनर्जी बहुत आती है, वहाँ से इम्पैक्ट पड़ेगा उस पे भी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर टूरिज़्म है, उस पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो इकोनॉमी तो पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा ना पैलेस्टाइन ऑयल एक प्रकार है उसके पास, ना इज़राइल के पास। तो ऑयल की कीमतें इमीडिएटली बढ़ने के तो चांसेस नहीं है। मगर एक प्रकार से अगर लड़ाई किसी रीजन में होती है तो उसका इकोनॉमिक में एडवर्स इम्पैक्ट तो पड़ना ही है आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर बहरहाल इस लड़ाई को रुकना चाहिए, लोगों की जानें भी जा रही हैं और यकीनन बाकी दुनिया को भी इससे फ़र्क पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।